नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे निबंध के बारे में। हम लोग निबंध का अध्ययन कर रहे थे और इससे पहले एक निबंध हम लोग अपलोड कर चुके थे करप्शन को लेके, जो आगामी परीक्षाओं, चाहे यूपीपीएससी मुख्य परीक्षा हो, चाहे बिहार पीसीएस मुख्य परीक्षा हो या यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आज इन सभी परीक्षाओं के लिए जो दूसरा निबंध होने जा रहा है, उसका जो टॉपिक है वह है भारत की विदेश नीति का वर्तमान परिदृश्य। यह आपको बता दूं, यह प्रश्न उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा 2016 में आ चुका है। इससे पहले कई बार यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा में आ चुका है और बिहार पीसीएस के लिए भी यह इस बार का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत की विदेश नीति का वर्तमान परिदृश्य। निबंध के दृष्टिकोण से हमेशा यह एक बहुत हॉट टॉपिक रहा है और बहुत ही पसंदीदा टॉपिक रहा है सभी विद्यार्थियों का। हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात और कहना चाहेंगे, जो भी चैनल पे पहली बार आए हों, वीडियो को पहली बार देख रहा हो, वीडियो पूरा देखिए, पसंद आए तो लाइक करें और आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीधे हम लोग बात करते हैं, भारत की विदेश नीति का वर्तमान परिदृश्य टॉपिक है, उसको हम लोग देखते हैं। भारतीय विदेश नीति स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के आलोक में गत्यात्मक प्रवृत्तियों को धारण करती रही है। और सभी विदेश नीति में, चाहे जिस देश का विदेश नीति हो, हमेशा इन सब में गत्यात्मक प्रवृत्ति ही देखी जाएगी। एक बात और कहेंगे कि जो उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा 23 फरवरी को होने जा रहा, उसके लिए भी यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार देखिए 2016 में आया था, तो उस समय की जो परिस्थितियां थी उसका अध्ययन किया गया होगा इसके अंतर्गत। अब जब 2023 में अगर यही प्रश्न आता है, तो जो 2023 में जो परिस्थितियां घट रही हैं पूरे विश्व में, उसके हिसाब से भारतीय विदेश नीति को परिभाषित किया जाएगा। तो इसलिए मत सोचिएगा उत्तराखंड पीसीएस वालों की आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपके यहाँ तो ये टॉपिक डायरेक्ट दिया हुआ है कि भारत की विदेश नीति से निबंध लिखने को आ सकता है। तो भारतीय विदेश नीति स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के आलोक में गत्यात्मक प्रवृत्तियों को धारण करती रही है। गुटनिरपेक्षता रहा हो या पंचशील, इनके मूल सिद्धांतों पे जिस स्वतंत्र विदेश नीति की स्थापना की गई, उसे केंद्र में रखकर आवश्यक और अनिवार्य परिवर्तनों को भी इसमें पर्याप्त स्थान दिया जाता रहा है। गुट निरपेक्षता रहा हो, पंचशील रहा हो, इसके मूल सिद्धांतों पर जिस स्वतंत्र विदेश नीति की स्थापना की गई, उसे केंद्र में रखकर आवश्यक और अनिवार्य परिवर्तनों को भी इसमें पर्याप्त स्थान भारत ने हमेशा दिया है। गुट निरपेक्षता का सिद्धांत शीत युद्ध के पश्चात विश्व में पुनर्परिभाषित हो गया और भारतीय विदेश नीति में इस चुनौती के अनुकूल परिवर्तन करने के प्रयास किए जाने लगे या प्रयास किए जाते रहे हैं। गुट निरपेक्षता का जो सिद्धांत था, शीत युद्ध के बाद 1990 के दशक के बाद विश्व में पुनर्परिभाषित हो गया और भारतीय विदेश नीति में इस चुनौती के अनुकूल परिवर्तन करने के प्रयास किए जाते रहे हैं। बहुत बार आरोप लगता रहा कि भारत अब गुट निरपेक्ष नहीं रह गया। भारत का झुकाव बहुत ज़्यादा देखा जाए तो 90 और 80 के दशक में सोवियत संघ के साथ दिखता रहा, या 2000 के दशक तक बना रहा। लेकिन अगर वर्तमान परिदृश्य में देखें तो भारत का अत्यधिक झुकाव आप संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ देखेंगे। वर्तमान में भारतीय विदेश नीति अपने मूल सिद्धांतों की निरंतरता को बनाए हुए है, तथापि इसके विविध आयामों में परिवर्तन देखे जा सकते हैं। विदेश नीति में सबसे अधिक महत्व पड़ोसी प्रथम की नीति को प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में भारतीय विदेश नीति अपने मूल सिद्धांतों की निरंतरता को बनाए हुए है, तथा इसके विविध आयामों में परिवर्तन देखे जा सकते हैं। विदेश नीति में सबसे अधिक महत्व पड़ोसी प्रथम की नीति को प्रदान किया जा रहा है। पड़ोसी फर्स्ट की नीति 2014 के बाद बहुत तेज़ी के साथ इसको लागू करने की कोशिश प्रधानमंत्री ने किया। यही कारण है कि 2014 में प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में सभी पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया गया। वहीं पड़ोसी देशों को सार्क उपग्रह का लाभ निःशुल्क उपलब्ध कराना भी पड़ोसी प्रथम की नीति के अनुसार ही है। पड़ोसी प्रथम की नीति को बहुत महत्व प्रदान किया गया। तो यही कारण रहा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह था, उस समय सभी पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। वहीं पड़ोसी देशों को सार्क उपग्रह भारत का है, उसको लाभ निःशुल्क उपलब्ध कराना भी इसी दिशा में एक कदम है।
वर्तमान सरकार द्वारा विदेश नीति का निर्धारण करते समय महाशक्तियों के साथ संतुलन साधते हुए अमेरिका को प्राथमिकता दी जा रही। जैसा कि हमने ऊपर ही आपको बताया कि वर्तमान सरकार द्वारा विदेश नीति का निर्धारण करते समय महाशक्तियों के साथ संतुलन साधते हुए अमेरिका को प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि भारत का चीन रूस के साथ संबंधों में अलगाव हो रहा है या विलगाव हो रहा है, लेकिन महाशक्तियों के साथ इन सभी के साथ संतुलन साधते हुए अमेरिका को प्राथमिकता दी जा रही है, जो कि आप सब देख रहे होंगे, लोगों को दिखता भी है। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर भारत की प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराने के उद्देश्य से विभिन्न देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री द्वारा किए जाते रहे हैं। इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर भारत की प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराने के उद्देश्य से विभिन्न देशों के दौरे प्रधानमंत्री द्वारा किए जाते रहे हैं। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संबंधों को नई दिशा देना है। जो ये विभिन्न देशों के प्रधानमंत्री या अपने देश के प्रधानमंत्री विभिन्न देशों में जाया करते हैं, इसका क्या उद्देश्य होता है? इसका उद्देश्य होता है द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संबंधों को नई दिशा देना। आतंकवाद के मुद्दे पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि सीमा पार आतंकवाद और वार्ता दोनों साथ साथ नहीं चल सकते हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि सीमा पार आतंकवाद और वार्ता दोनों साथ साथ नहीं चल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक जनमत तैयार करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने के भी प्रयास किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक जनमत तैयार करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने के भी प्रयास भारत सरकार द्वारा किए गए हैं। वहीं आतंकवाद के किसी भी स्वरूप के साथ असमझौतावादी रुख स्पष्ट करने के उद्देश्य से ही सर्जिकल स्ट्राइक जैसी गतिविधियों को भी प्रत्यक्ष रूप से अपनाया गया। वहीं आतंकवाद के किसी भी स्वरूप के साथ असमझौतावादी रुख स्पष्ट करने के उद्देश्य से सर्जिकल स्ट्राइक जैसी गतिविधियों को भी प्रत्यक्ष रूप से अपनाया गया। विदेश नीति का मौलिक चरित्र बरकरार रखते हुए वर्तमान सरकार द्वारा लुक ईस्ट पॉलिसी को समर्थन एवं प्रोत्साहन दिया जा रहा है। विदेश नीति का मौलिक चरित्र बरकरार रखते हुए वर्तमान सरकार द्वारा लुक ईस्ट पॉलिसी का समर्थन एवं प्रोत्साहन दिया जा रहा है तथा इससे आगे बढ़कर एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अपनाया गया है। कब तक भैया हम लोग देखते रहेंगे? तो 2014 में क्या किया गया, ये फैक्ट भी डाल सकते हैं। 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल दिया गया कि क्योंकि कब तक देखोगे पूरब की तरफ कुछ काम भी करने की आवश्यकता है, इसीलिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अपनाया गया। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापारिक एवं सामरिक संबंधों को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ चीन, रूस एवं अमेरिका जैसी 3 महाशक्तियों के साथ संबंधों को एक साथ संतुलित करने की भी सफल कोशिश की जा रही है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों, जिसे आसियान कहते हैं, के साथ व्यापारिक एवं सामरिक संबंधों को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ चीन, रूस एवं अमेरिका जैसी 3 महाशक्तियों के साथ संबंधों को एक साथ संतुलित करने की भी सफल कोशिश की जा रही है। विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में भारतीय डायस्पोरा की भूमिका को पुनर्परिभाषित किया जा रहा है। डायस्पोरा मतलब जो यहाँ के लोग वहाँ जाके बस गए हैं, उन्हीं को भारतीय डायस्पोरा बोला जाता है। इनकी भूमिका को पुनर्परिभाषित किया जा रहा है। इसकी विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में भारतीय डायस्पोरा की भूमिका को पुनर्परिभाषित किया जा रहा है। प्रतिभा पलायन की समस्या से निपटने के लिए विदेशों में निवास करने वाले भारतीयों से संपर्क स्थापित कर उन्हें भावनात्मक रूप से भारत से जोड़कर देश के विकास में सहयोगी बनने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। प्रतिभा पलायन की समस्या से निपटने के लिए विदेशों में निवास करने वाले भारतीयों से संपर्क स्थापित कर उन्हें भावनात्मक रूप से भारत से जोड़कर देश के विकास में सहयोगी बनने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय त्वरित कार्रवाई कर जरूरतमंद भारतीय नागरिकों की विदेशों में सहायता भी प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय त्वरित कार्रवाई कर जरूरतमंद भारतीय नागरिकों की विदेशों में सहायता भी प्रदान कर रहा है। कई सारी जगहों पे जब भी भारतीय फंसे, चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे यूक्रेन में हो, कहीं पर भी हो, जब भी भारतीय संकट में थे तो विदेश मंत्रालय त्वरित वहाँ पे कार्रवाई करके भारतीय नागरिकों की सुरक्षा प्रदान किया, सहायता किया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज
द्वारा ट्विटर के माध्यम से आम भारतीयों हेतु सक्रिय विदेश कूटनीति का प्रदर्शन डिप्लोमेसी के रूप में चर्चित हो रहा है, या ट्वीट डिप्लोमेसी जिसे कह सकते हैं उसके रूप में चर्चित हो रहा था, अब तो नहीं रही मान लीजिए। तो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा ट्विटर के माध्यम से आम भारतीयों हेतु सक्रिय विदेश कूटनीति का प्रदर्शन डिप्लोमेसी के रूप में चर्चित रहा, और यही काम आज के जो वर्तमान विदेश मंत्री हैं, जिनका नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, एस जयशंकर, इनके द्वारा किया जा रहा है। यही नहीं, विदेश नीति का निर्धारण करते समय सांस्कृतिक कूटनीति को भी प्राथमिकता दी जा रही है। यही नहीं, विदेश नीति का निर्धारण करते समय सांस्कृतिक कूटनीति को भी प्राथमिकता दी जा रही है। वर्तमान सरकार द्वारा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समूह में प्रवेश हेतु भी युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि भारत को मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण समूह, ऑस्ट्रेलिया समूह तथा वासेनार समूह में प्रवेश मिल गया है, तथा परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG में प्रवेश हेतु अनेक देशों के साथ सहमति भी बन गई है। तो वर्तमान सरकार जो है, इसके द्वारा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समूहों में प्रवेश हेतु भी युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि भारत को मिसाइल नियंत्रण समूह, ऑस्ट्रेलिया समूह तथा वासेनार समूह में प्रवेश मिल गया है, तथा परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में प्रवेश हेतु अनेक देशों के साथ सहमति भी बन गई है। जलवायु परिवर्तन एवं वैश्विक तापन के मुद्दे पर भी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी भूमिका को समझते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहल की है, तथा पेरिस समझौते के सफल क्रियान्वयन हेतु अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। जलवायु परिवर्तन एवं वैश्विक तापन के मुद्दे पर भी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी भूमिका को समझते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहल की है, तथा पेरिस समझौते के सफल क्रियान्वयन हेतु अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। जब आप अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जिक्र करेंगे तो इसका मुख्यालय ब्रैकेट में गुरुग्राम या लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। फिलिस्तीन के मुद्दे पर बिना किसी दबाव के निष्पक्ष होकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना मत व्यक्त किया है, तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए वैश्विक जनमत भी तैयार किया है। फिलिस्तीन के मुद्दे पर बिना किसी दबाव के निष्पक्ष होकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना मत व्यक्त किया है भारत ने, तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए भी वैश्विक जनमत तैयार कर रहा है भारत लगातार। भारतीय विदेश नीति अपने मूल सिद्धांतों पर कायम रहते हुए कुछ महत्वपूर्ण कूटनीतिक बदलावों को भी आत्मसात कर रही है। मानवाधिकार संरक्षण, राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान, आतंकवाद से निपटने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा बाधा रहित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुनिश्चित करने की दिशा में भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत उपाय किए जा रहे हैं। भारतीय विदेश नीति अपने मूल सिद्धांतों पर कायम रहते हुए कुछ महत्वपूर्ण कूटनीतिक बदलावों को भी आत्मसात कर रही है। मानवाधिकार संरक्षण, राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान हो, आतंकवाद से निपटने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा बाधा रहित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुनिश्चित करने की दिशा में भारतीय विदेश नीति के अंतर्गत उपाय किए जा रहे हैं। इसी प्रकार आप चाहेंगे तो अगर आप कुछ मान लीजिए यहाँ से कुछ आप भूल जा रहे हैं तो आपको भारत और खाड़ी देशों के साथ कैसा सहयोग वर्तमान में चल रहा है, भारत का बांग्लादेश, पाकिस्तान या एक में करके कि सार्क के साथ कैसा चल रहा है, बिम्स्टेक देशों के साथ कैसा व्यवहार चल रहा है, कैसा समझौता चल रहा है, ये सब भी आप दिखा सकते हैं। आसियान का जिक्र तो इसमें हो ही चुका है। उसके बाद आप भारत रूस का बात हो ही चुकी, भारत रूस के साथ थोड़ा और डिटेल में आप जा सकते हैं। भारत अमेरिका, भारत चीन के साथ संबंधों को लेके भी आप जो विवाद उठे हैं उन सब चिंताओं को भी व्यक्त कर सकते हैं। इसी तरीके से साथ साथ भारत और इजराइल के साथ जो संबंध डेवलप हुए, भारत और अरब कंट्रियों के साथ जो संबंध मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं, उन सब चीज़ों को आप दिखा सकते हैं। भारतीय विदेश नीति एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप कम से कम 10 पन्ने में लिख सकते हैं। अगर आप लगातार समाचार पत्रों और लगातार मैगजीन्स में जुड़े हुए हैं तो आप कितना चाहें उतना लिख सकते हैं, क्योंकि भारतीय विदेश नीति बहुत ही व्यापक और बहुत गहराई में फैलती चली गई है। तो इसको लिखने के लिए बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। इतना मुझे लगता है पर्याप्त है इसके लिए, वर्तमान परिदृश्य के लिए। तो वर्तमान परिदृश्य में जब आएगा तो आप दिखाएंगे वर्तमान में जो कुछ चल रहा है, साथ में 3 महाशक्तियाँ रूस, अमेरिका और चीन के साथ भारत के कैसे संबंध वर्तमान में डेवलप हो रहे हैं, इसका जिक्र आप जरूर करेंगे। गुटनिरपेक्षता और पंचशील के मूल सिद्धांतों पर शुरू करते हुए आप अंत तक जाएंगे। वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे @TechIAS सर्च करेंगे, वहाँ पे TechIAS मिल जाएगा। उसको ज्वाइन करके आप इसको PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर कुछ कहना है तो कमेंट करें। बने रहें, धन्यवाद।